दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। और जैसा कि देख रहे हो कि आज का जो क्लासेस है, मैंने जैसा कि बताया था कि 20 तारीख को हम लोग क्लासेस लेंगे। वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं वो करवाऊंगा। मैंने बोला था और वो आपके सामने वो आ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सारी चीजें दी गई हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि क्वेश्चन लिखने से ये बहुत बड़ी हो जाती। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जाहिर सी बात है कि सिर्फ मैंने ऑप्शंस को लिखे हैं और जो क्वेश्चंस होगा वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, एक बार करके वो आ जाएगा। तो आज का जो क्लासेस है मैं किस पे बात करूंगा, जो संसाधन चैप्टर है यानी कि क्लास 10 का जो भूगोल का जो पहला चैप्टर है संसाधन, हम लोग उस पर बात करेंगे। और उसी का हम लोग कितना बहुविकल्प प्रश्न का बात करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उसका बात करेंगे। और टोटल सर आप पूछोगे कि सर कितने क्वेश्चन आप बताओगे, तो मैं टोटल 15 क्वेश्चन बताऊंगा। कितना? 15 क्वेश्चन बताऊंगा। और अगर ये क्वेश्चंस आपको करनी है, आपको अगर इन सारे क्वेश्चनों का चुटकी में हल चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप पहले प्लेलिस्ट पे जाइए, जहां पे आपको प्लेलिस्ट पे दिख जाएगा कि कहाँ पे क्लास 10 का है, क्लास 12 का है, या भूगोल वाले पे सर्च करके आप जाके देख सकते हो। क्लास 10 की जो जितनी भी मैंने वीडियो डाली है अभी तक, वहां पे बस एक चैप्टर ही मैंने डाली है, वो वाला वीडियो आप जाके देख के संसाधन का जो चैप्टर है, तो आप ये सारे जो है वो इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर पहला क्वेश्चन का बात करूं, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है। क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे ना, पहले हमको तो जानना पड़ेगा कि यह निम्नीकरण होता क्या है। तो निम्नीकरण का अर्थ होता है कि आपकी जो भूमि है उसका उपजाऊपन घट जाना, वही क्या कहलाती है, भूमि निम्नीकरण कहलाती है। क्या? आपकी भूमि का उपजाऊपन घट जाना, यह क्या कहलाती है, निम्नीकरण कहलाती है। और आपके पास ऑप्शन क्या है, गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई और अति पशुचरण। और मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि ये चारों जो चीजें होती हैं जो भूमि निम्नीकरण का बहुत इफेक्टफुल चीज होता है, और इन्हीं से भूमि का जो उपजाऊपन है वो घटता है। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर पे बताया था, अगर आप चैप्टर पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन का जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो इसका ऑप्शन ए है गहन खेती, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई और ऑप्शन डी क्या है, अति पशुचरण। तो अगर आपको इस सब के बारे में पता होगा तब सीधा सा बात है कि आप आंसर दे सकते हो। गहन खेती यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत बहुत ज्यादा बार खेती करके उस वनोन्मूलन माने क्या, जितने भी आपके वन है उनकी मात्रा में उनकी कमी हो गई। अति सिंचाई, बहुत ज्यादा सिंचाई करके, या अति पशुचारण यानी कि ज्यादा मात्रा में पशु चरा के। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण, किसके कारण, अधिक सिंचाई के कारण वहां पे भूमि निम्नीकरण होता है। अब आपके पास क्वेश्चन आता होगा सर कैसे, तो मान लो कि जो भूमि है, कोई भी एक भूमि है, अब इस पे मैं सिंचाई कर रहा हूं, बार बार मैं यहाँ पे पानी का प्रभाव मैं कर रहा हूं, तो जितने भी इसकी जो ऊपर की जो मिट्टी है वो बह के कहाँ चल जाएगा, आगे वाले खेत पे चल जाएगी, या वो आगे बह के कहीं और चला जाएगा। तो उससे जो पंजाब वाला एरिया है वहां पे क्या है, भूमि निम्नीकरण का प्रभाव आपको देखने को मिला है। किसका रीजन है, तो वह अधिक सिंचाई के कारण। आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र पर पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानते हैं विस्तृत माने सबसे ज्यादा फैला हुआ मिट्टी, यानी कि भारत में कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा फैला हुआ मिट्टी है, यानी कि सबसे ज्यादा जिस मिट्टी की मात्रा पाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी। ऑप्शन क्या है, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी। तो ऑप्शंस क्या होगा, आपको पता है कि उत्तर का मैदान जो है वो भारत का सबसे बड़ा भूभाग है, भारत का सबसे बड़ा भूखंड भाग है, और भूखंड उसमें क्या मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। अब मैं बोलूंगा कि सर जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो आपको पता है कि जितनी भी सारी नदियां होती है, जैसे कि हमारे देश की गंगा, सिंधु, है ना, तो ये जो सारी नदियां हैं उनसे जितने भी तरह के जो तत्सल होते हैं या जितने भी तरह के बालू ईंट कंकड़ होते हैं उनका प्रभाव होता है, और प्रभाव से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी हम लोग बोलते हैं। और आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी कितने तरह की होती है, दो तरह की, एक बांगर और दूसरा क्या होता है, खादर। तो जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में
सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आपको पता है कि जो सीढ़ीदार खेती होता है वो बेसिकली कहाँ पे होता है, जो पहाड़ी वाला, जो हिल वाला जो जगह होता है उस पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब सीढ़ीदार खेती करने का रीजन क्या है कि भूमि का निम्नीकरण ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे सीढ़ीदार खेती करते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि पहाड़, अगर हिल वाला एरिया है, पहाड़ है हमारा, तो आपको पता है अगर पानी इस वाले एरिया पे अगर गिरेगी तो जाहिर सी बात तुरंत ये बह के नीचे आ जाएगा, तो जिससे ये जो मिट्टी होगा वो कट कट के नीचे आ जाएगी, तो उसमें लोग खेती नहीं कर सकते। तो अगर इसमें लोग सीढ़ीदार खेती कर दे, अगर इसमें ऐसे करके सीढ़ीदार खेती कर दे तो पानी को बहने में थोड़ी ज्यादा लेट लगेगा, और जिससे जो भूमि निम्नीकरण का जो क्रिया है वो बहुत कम मात्रा में होगा। तो पंजाब जो होता है, आपको खुद पता है कि पंजाब वो किसी तरह का कोई पहाड़ी एरिया नहीं है। हरियाणा का भी सेम हालत है, उत्तर प्रदेश का सेम हालत है, लेकिन उत्तरांचल जो है, जो उत्तराखंड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये वाला जो एरिया आप देखोगे, जो नैनीताल वगैरह का जो साइड हो गया, तो ये जो है ये पहाड़ी एरिया है। तो हम लोग इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में यानी कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो उसका सही क्या हो जाएगा, उत्तरांचल इसका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अब अगर हम लोग चौथे क्वेश्चन पे जाएंगे तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो उससे पहले आप मेरे को बताओ कि काली मिट्टी जो होता है वो किस लिए विख्यात है, यानी कि काली जो मिट्टी है वो किस लिए उसका ज्यादा काम होता है। तो आपको पता होगा कि जो काली मिट्टी होता है, जो काली मिट्टी होता है वो कपास के लिए, किसके, कपास के लिए बहुत उपयोगी होता है, यानी कि कपास का खेती सबसे अच्छा होता है। यानी कि अब हमको ऐसा राज्य ढूंढना पड़ेगा जो कपास अच्छा उत्पादन करता होगा। और उससे उससे पहले आपको पता होगा कि भारत का जो मैनचेस्टर होता है उसको किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे सूती मिल यानी कि कपड़ों की मिल है, इसलिए उसको भारत का मैनचेस्टर बोला गया अहमदाबाद को। और वो है कहां पे, गुजरात में। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में तो ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे आपको पहाड़ी मिट्टी मिल जाएंगी। गुजरात, राजस्थान, मैं राजस्थान का बात करूं तो ये बलुआ जगह है, यहाँ पे बालू मिट्टी मिलेगी, भूरी मिट्टी मिलेगी। झारखंड में तो आपको पता है कि लाल मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जो गुजरात वाला रीजन है इसमें आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा। काली मिट्टी कहां पे देखने को मिलेगा, गुजरात में। और आपको पता है कि गुजरात में कपास की खेती जो होती है की जाती है। तो यानी कि जो हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था कि इनमें से किस प्रांत में काली मिट्टी पाई जाती है, तो उसका सही क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, गुजरात। मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, बारी बारी से पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। ये तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर संसाधन का ले रहे हैं, फिर इसमें हम लोग फिर देखेंगे कि 2 नंबरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, 3 नंबरिकल के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपको बताता रहूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहे, तभी मजा आने वाला है। अब मैं अगर 5वां नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो 5वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को गौर कीजिएगा कि निम्न में से, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है। मैंने बोला कि मानव निर्मित संसाधन नहीं है, तो उससे पहले तो जानना पड़ेगा ना कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो आपको पता है प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति अपने आप स्वतः ही हो गई हो उसको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। लेकिन ऐसी कोई वस्तु जिसको मानव ने बनाया होगा उसको क्या बोलते हैं, मानवीय संसाधन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो, आप मशीन का बात करोगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, इंजीनियरिंग है ना, प्रौद्योगिकी, मशीन और वन। तो आपको पता है कि जो मशीन होते हैं उसको किसने बनाया है, आदमी ने। जो प्रौद्योगिकी होता है, जो उद्योग धंधे होते हैं, वो किसने बनाया है, आदमी ने। जितने भी इंजीनियरिंग देखते हो, घर बनाना, मकान बनाना, वो किसने किया, आदमी ने। क्या वन कभी आदमी लगाया है क्या, आप बोलोगे नहीं। वन जो होता है वो प्रकृति की देन है। तो 5वां नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5वां नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, वन। क्या हो जाएगा, वन। चलिए आगे देखते हैं। 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि संसाधन, क्वेश्चन क्या है कि संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ है, क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाया जाता हो लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कौन सा संसाधन बोलते हैं। तो ऑप्शन में ए में क्या है, नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी संभाव्य संसाधन, ऑप्शन सी जैव संसाधन और ऑप्शन डी चक्रीय संसाधन। तो अगर आपको पता है नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, एक बार किए और फिर से उसका उपयोग, एक बार किए वो खत्म हो गया, फिर से उसका उत्पादन हम लोग कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैव संसाधन, ऐसा संसाधन जिसमें जीवन पाया जाएगा, वो क्या होगा, जैव संसाधन। चक्रीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन का जैसा ही क्या होता है, चक्रीय संसाधन होता है। आप बात करेंगे संभाव्य संसाधन, तो ये जो संभाव्य संसाधन होगा वो 5वां नंबर का, 6ठा नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, संभाव्य संसाधन। तो आपको पता है संभाव्य संसाधन का मतलब क्या है कि ये जो होता है विकास के आधार पर हम लोग बोलते हैं ना कि उसको 4 भाग में बांटा गया है।
तो वही है संभाव्य संसाधन। इसी को आशा संसाधन भी बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा है ना, लेकिन परमाणु का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते जिससे हम लोग अच्छे मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सके। आपके आपके जो साइंस टीचर आपको पढ़ाया होगा कि परमाणु बम का तो आविष्कार हो गया, ये तो पता है कि परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ पता है, लेकिन उस ऊर्जा को काबू कैसे करें ये नहीं पता। इसीलिए अभी तक हाइड्रोजन से किसी तरह का कोई पावर प्लांट अभी तक नहीं बना है। आपके पास सौर ऊर्जा है, लेकिन सौर ऊर्जा का विकसित मात्रा में उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, संभाव्य संसाधन है। अब मैं बात करूंगा 7वां नंबर क्वेश्चन का। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि कौन से राज्य में लैटराइट मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है कि कौन से राज्य में लैटराइट मृदा पाई जाती है, और आपका ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। आप बताओ क्या हो सकता है, और आप लोग कमेंट करके बताओ। तो अगर मैं ऑप्शन का बात करूं तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, केरल। क्या हो जाएगा, केरल। तो 7वां नंबर का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि कौन से राज्य में लेटराइट मृदा, कौन सा मृदा, लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, केरल में जो होता है वो उसमें लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, किसका मैं बात करूंगा, 8 नंबर का। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो अगर मैं प्राकृतिक संसाधन का बात करूं, मैं किसका बात करूं, प्राकृतिक संसाधन का, तो आपको पता है ऐसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति स्वतः ही हो गई उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। तो आप देखोगे अगर भूमि का बात करें तो भूमि की उत्पत्ति खुद ब खुद हो गई है। भवन का तो हम लोग बनाते हैं, जल का भी उत्पत्ति खुद हो जाती है और खनिज का भी खुद हो जाता है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भवन। क्योंकि भवन जो होता है मानव निर्मित संसाधन, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आई होप आपको मजा आया होगा सेशन में, और मजा आएगा क्योंकि टोटल मैंने 15 क्वेश्चन बोले और अभी तक 8 मैंने क्वेश्चन कराया, और जब बाकी का जो क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइए और शेयर करते रहिए वीडियो को क्या करना है, शेयर करते। तो जैसा कि हम लोगों ने 8 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था, अब हम लोग 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देख सकते हो वर्ड पे है, सारे ऑप्शंस मैंने लिखे हैं और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। और क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या क्वेश्चन आता होगा कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है और ऑप्शन क्या होगा, खनिज तेल, कोयला, गैस और ज्वारीय ऊर्जा। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है, और आपके पास ऑप्शन क्या आता होगा, खनिज तेल, कोयला, गैस और ज्वारीय ऊर्जा। ये 4 ऑप्शन आते होंगे, खनिज तेल, कोयला, गैस और ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे आपके पास ऑप्शन होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो खनिज तेल होता है इसको अगर मान लीजिए कि नवीकरणीय संसाधन मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझिए। ऐसा संसाधन जिनका हम लोग उपयोग बार बार कर सकते हैं उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। अब आप मेरा बात समझिए कि जैसे हमको किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे कि पानी है, पानी को हम लोग एक बार क्या किया, यूज किए, ठीक है, हमारे शरीर पे गया, अवशोषण के माध्यम से वो ऊपर चला गया, क्या बोलते हैं, आसमान पे चला गया, और फिर से हमको वो जमीन पे आ गया तो हमको पानी मिल जाता है। तो क्या हम जो हम लोग खनिज का जो तेल, जैसे खनिज तेल का मैं बात करूँ तो पेट्रोल, क्या हम लोग गाड़ी में डालते हैं और जब चला देते हैं तो जिससे जो तेल की जो खर्चा हो जाती है, जो तेल उड़ जाता है, तो क्या वो तेल फिर से मिलता है। तो आप बोलोगे सर नहीं। जो कोयले होते हैं घर में, उसको अगर हम लोग जला देंगे तो क्या जलाने के बाद फिर से हमको कोयला मिलेगा क्या। तो आप बोलोगे सर नहीं, वो तो राख बन जाएगी। जो गैस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, घर में जो एलपीजी गैस होता है उसका यूज कर लेंगे, तो क्या फिर से हमको गैस मिल पाएगी। आप बोलोगे सर नहीं। लेकिन जो ज्वारीय ऊर्जा है वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार आप ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करोगे तो फिर से ज्वारीय ऊर्जा आ जाती है। जैसे कि जो 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 समुद्र में जो ज्वार भाटा का निर्माण होता है ना, उसी को बोलते हैं ज्वार ऊर्जा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्वार ऊर्जा। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है, तो आपको क्या बोलना है कि ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि स्वामित्व के आधार पर, क्वेश्चन क्या है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया। क्वेश्चन क्या है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में कितना है, 5। ऑप्शन डी में कितना है, 5। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद होगा तो जो स्वामित्व के आधार पे जो संसाधन उसको 4 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में, 4 भाग में।
तो पहला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निजी संसाधन। दूसरा क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि ऐसा संसाधन जिसमें लोगों का अधिकार हो, उनको क्या बोलते हैं, स्वामित्व का संसाधन। तो जिसमें एक आदमी का अधिकार हो उसको क्या बोलेंगे, निजी संसाधन। जिसमें जिसमें समुदाय का बोध हो, सामुदायिक संसाधन। जिसमें देश का अधिकार हो, क्या होगा, वो राष्ट्र संसाधन। और जिसमें अंतर्राष्ट्र का अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो जो ऑप्शन सी हो गया, यानी कि 4, क्योंकि मैंने क्या बताया था, निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्र संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। टोटल 4 संसाधन जो है वो स्वामित्व के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। तो 10 नंबर का जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 4। अब अगर मैं 11 नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण है नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण नहीं है। और आपके पास ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए में रेल, और ऑप्शन बी में कुआं, ऑप्शन सी में खेत, और ऑप्शन डी में क्या है, बाग। क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण नहीं है। व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण नहीं है, गौर कीजिएगा, नहीं लगा हुआ है। तो पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत संसाधन है क्या। तो बोलेंगे ऐसा संसाधन जिसमें किसी एक खास पार्टिकुलर पर्सन का अगर वो अधिकार है तो उसको व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपकी खेत, उस पर किसका अधिकार होगा, आप बोलोगे सर आपका। आपका कुआं, उस पर किसका अधिकार होगा, बोलोगे सर आपका। आपका घर किसका, आपका जो घर है उस पर किसका अधिकार होगा, तो आप बोलोगे सर मेरा। तो यहाँ पे जो खेत का मैं बात करूं तो खेत का तो नहीं होगा, क्योंकि खेत तो क्या है, क्योंकि वहां पे बोला कि व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। और यहाँ पे जो खेत होगा क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन होगा। कुआं भी व्यक्तिगत संसाधन होगा। जो बगीचा होता है वो भी व्यक्तिगत संसाधन होता है। लेकिन जो रेल का मैं बात करूं, जो इंडियन रेलवे का मैं बात करूं, तो रेल क्या है, रेल क्या है, रेल एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। क्यों, क्योंकि रेल जो है वो सार्वजनिक संसाधन है जिसका राष्ट्र हित के लिए सबको यूज करता है। तो जो रेल क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। किसका, तो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है उसका। अब जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है मैं उस पर बात करता हूं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, और वो क्या है कि विकास के आधार पर इनमें से कौन सा संसाधन है। क्या बोल रहा है, विकास के आधार पर। याद कीजिएगा मैं यहाँ पे किसके आधार पर बात कर रहा हूँ कि विकास के आधार पर कौन सा संसाधन है। मैं उत्पत्ति के आधार पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं रचना के, मैं बनावट के आधार पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं किसके आधार पर बात कर रहा हूं, विकास के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो ऑप्शंस क्या है, एक व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्र संसाधन और भंडार। आपको पता होगा व्यक्तिगत संसाधन जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 भेद होते हैं। पहला हम लोगों ने क्या बात किया था, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा हम लोगों ने क्या बात किया था, राष्ट्र संसाधन। और तीसरा हम लोगों ने बात किया था सार्वजनिक संसाधन। और चौथा जो हम लोगों ने बात किया था वो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन तो किसका अंतर्गत आएगा, वो सामुदायिक संसाधन के स्वामित्व के आधार पर संसाधन आएगा। सामुदायिक वो भी क्या होगा, स्वामित्व के आधार पर बात होगी। राष्ट्र संसाधन वो भी किस पे आएगा, तो वो भी व्यक्ति क्या बोल सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पे आएगा। लेकिन जो भंडार होगा, ये भंडार क्या होगा, ये विकास के आधार पे होता है। और इसका मैंने एक क्वेश्चन बनाया था कि इनमें से किस संसाधन, कौन सा एक संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया गया है। अभी मैंने कुछ देर पहले ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ था, तो वही उसका क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं 13 नंबर क्वेश्चन का, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन अजैव संसाधन है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन अजैव संसाधन है। और आपको अजैव संसाधन और जैव मैंने पता होना चाहिए। तो उससे पहले जान लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पे, है ना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है, एक जैव संसाधन, दूसरा क्या होता है, अजैव संसाधन। तो सर जैव संसाधन क्या है, ऐसा संसाधन जिसमें जीवन पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जैव संसाधन। और ऐसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन। तो आप देखोगे अगर मैं, तो इसके ऑप्शंस क्या है, मनुष्य, ऑप्शन ए में मनुष्य, ऑप्शन बी में मछली, ऑप्शन सी में पत्थर, ऑप्शन डी में क्या है, पेड़। तो आपको पता है कि मनुष्य में क्या होता है, जीवन पाया जाता है, मछली में जीवन पाया जाता है, पेड़ में भी जीवन पाया जाता है। लेकिन मैं पत्थर का बात करूं तो पत्थर में जीवन नहीं पाया जाता है। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा अजैव संसाधन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पत्थर में जो है जीवन नहीं पाया जाता है, क्योंकि पत्थर क्या है, एक अजैव संसाधन है। अब जो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। और अजैव संसाधन का मतलब आपको पता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है वो क्या, अजैव संसाधन। जिसमें जीवन पाया जाता है वो क्या, जैव संसाधन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, यानी कि ऐसा संसाधन को ढूंढना है जिसमें जीवन पाया जाएगा। तो आप एक बताओ
पत्थर में जीवन पाया जाता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में क्या है? सोना, सोना में जीवन पाया जाता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, तो ऑप्शन बी भी जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन सी में मैंने क्या डाला है? अभ्रक, तो अभ्रक में भी आपको पता है कि जीवन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया? गलत। लेकिन ऑप्शन डी में मैंने क्या लिखा है? मनुष्य, तो मनुष्य में जीवन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन डी में मनुष्य और मनुष्य में जीवन पाया जाता है। और हमारा क्वेश्चन क्या था? आप देख सकते हो, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, तो ये जो मनुष्य हो गया वो क्या है? अजैव संसाधन नहीं है। यहां तक बात क्लियर है आपकी? चलिए आगे देखते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन क्या है कि जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मृदा जो होता है वो कितने प्रकार की होती है? और आपके ऑप्शंस पे आ रहे होंगे, और ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन 3 में है सी 3, और ऑप्शन डी में कितना है? 4। और आपको जान के हैरानी होगा कि अगर मैं जलोढ़ मृदा की बात करूं तो आपको पता है कि जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा जो क्या होता है कि जो नदियों के द्वारा बह के आई हुई मिट्टी होती है। और ये जो मृदाएं होती हैं ये 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। तो इसका जो बी नंबर क्या हो जाएगा? सही, ऑप्शन बी। और तो सर ये 2 मृदाएं क्या होती हैं? एक तो होता है बांगर, एक क्या होता है? बांगर, और दूसरा क्या होता है? खादर। बांगर और खादर, ये 2 तरह की मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो आई होप आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारी चीज समझ में नहीं आया होगा तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप जो प्लेलिस्ट में जो क्लास 10 की जो हम लोगों ने संसाधन का जो चैप्टर लिया हुआ था उसको पहले आप देखें, उसका निचोड़ सीखें, और फिर आके आप क्वेश्चन वाली चीजों पे आए, तब आपको समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट क्लासेस जब हम लोग लेंगे तो वो क्लास हम लोग शनिवार को लेंगे, ठीक है? शनिवार को फिर से संसाधन की जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीतम आर्ट्स अकादमी के बगल में एक सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसको टच करें। फिर एक बेल का आइकॉन आता है उसको टच करें, फिर ऑल नोटिफिकेशन पे टच करें, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सारे क्वेश्चन का आंसर देख के, क्योंकि ये जो सारी चीजें केवल आपको प्रीतम आर्ट्स अकादमी में देखने को मिलेगा। साथ में बता दो कि जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर जो करते हो वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि आपको शेयर करना है और आपके फ्रेंड्स को भी बताना है कि प्रीतम आर्ट्स अकादमी में सबसे अच्छा पढ़ाई होता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।